75% बंपर वोटिंग के साथ मध्य प्रदेश की जनता ने आज अपना फैसला ईवीएम में बंद करवा दिया। इस बार एमपी में माहौल बदला बदला नजर आ रहा है। शिवराज के लिए राह पहले जैसी आसान नहीं है और कांग्रेस कांटे की टक्कर दे रही है। तो उधर राजस्थान में नेताओं का बंपर चुनाव प्रचार जारी है। इन चुनावों को 2019 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि इनमें जिस पार्टी का पलड़ा भारी रहा वो 2019 में केंद्र की सत्ता में अपनी दावेदारी और मजबूत कर लेगी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी का दांव चला और कांग्रेस नेता कमलनाथ का मुसलमानों को रिझाने वाला बयान भी सामने आया। वहीं इन राज्यों में बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ जमकर बजरंग बली के नाम पर वोट मांगते नजर आ रहे हैं। आज तो उन्होंने एक सभा में यह तक कह दिया कि बजरंग बली कांग्रेस के पास नहीं जाएंगे, वो तो बीजेपी में ही आएंगे। वो तकरीबन हर रैली में बीजेपी को बजरंग बली और कांग्रेस को अली की पार्टी बताना नहीं भूलते। बजरंग बली को आज एक सभा में उन्होंने दलित भी करार दे दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई जनता अली और बजरंग बली में बांटने के नाम पर वोट दे सकती है क्या, या इस बार ऐसे नेताओं को मजा चखाने की ठान चुकी है। आखिर तरक्की, बेरोजगारी, किसानों की दशा इन चुनावों में बड़े मुद्दे बन पाए या सारा जोर मजहबी मुद्दों का ही रहा। आज इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हालिया असेंबली इंतखाबात को 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। इन असेंबली इंतखाबात के नतायज 2019 के इंतखाबात के नतायज पर असरअंदाज होंगे। रवा असेंबली इंतखाबात से ऐन कबल हिंदूवादी तंजीमों ने राम मंदिर के इशू को गर्मा कर ये इशारा जरूर दे दिया कि लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने मजहबी बुनियादों पर मिशन 2019 की तैयारियां कर ली है। कांग्रेस अयोध्या मामले पर बहुत मुहतात रवैया इख्तियार किए हुए है। कांग्रेस बीजेपी को उसके वादों पर घेरने की कोशिश कर रही है। उसने किसानों के तई हमदर्दी का इजहार भी किया है, जिससे सियासी मंजरनामा तब्दील हुआ है। अब देखना है कि पार्लिमानी इंतखाबात 2019 किन बुनियादों पर लड़े जाते हैं, तरक्याती कामों की बुनियादों पर, रोजगार की बुनियादों पर, या फिर मजहबी इश्यूज ही सियासी जमातों को इख्तिदार में लाते हैं। अब आप मोदी जी का भाषण सुनिए। उन्होंने केवल आधा भाषण तो राहुल गांधी पर होता है, सोनिया गांधी पर होता है, इंदिरा गांधी पर होता है। ये नौजवानों को 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात नहीं करते, किसानों की बात नहीं करते। ये इस प्रकार के व्यक्तिगत हमले में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी की कि मैं तो मामा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, ये कलाकारी की राजनीति मध्य प्रदेश के मतदाता इस दफे स्वीकार नहीं करने वाले। असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम में बीजेपी लीडर्स खूब मुतनाज़े बयानात दे रहे हैं। इससे उनका साफ मकसद अवाम को मजहबी बुनियादों पर तकसीम करके सियासी फायदा उठाना है। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत फैलाने का मुहाज संभाले हुए हैं। उन्होंने अली और बजरंग बली के मुतनाज़े बयान के बाद अब हनुमान जी को दलित बता दिया है। बीजेपी लीडर सियासी फायदे के लिए अपने देवी देवताओं तक को जात पात के खाने में तकसीम कर रहे हैं। ये बजरंग बली तो यहीं आ सकते हैं, बजरंग बली कांग्रेस के पक्ष में नहीं जा सकते। कमलनाथ का बयान तो आए गया कांग्रेस के नेता का, उन्हें बजरंग बली नहीं चाहिए, उन्हें अली चाहिए। हमें बजरंग बली चाहिए। बजरंग बली हमारी भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं, सबको लेकर के सभी पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सबको जोड़ने का कार्य बजरंग बली करते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले वो भोगी आदित्यनाथ हैं, सही शब्दों का चयन करते हैं। उनके पास मुद्देहीन होते हैं, मुद्दाहीन, दृष्टिहीन, विकास मुक्त वो लोग इस तरीके की ध्रुवीकरण का काम करते हैं। आज मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डाले गए। बड़े पैमाने पर वोटिंग मशीनों में खराबी की शिकायतें मौसूल हुई। कई मुकामात पर मुस्लिम वोटरों ने ये शिकायत भी की कि वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया।
वोटिंग मशीनों के मामले को कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन के सामने उठाया। बड़ी तादाद में वोटिंग मशीनों की खराबी के पीछे कुछ लोगों को साजिश नजर आ रही है। अब जो भी हो, पोलिंग खत्म हो चुकी है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बाकी रहते हैं या उनकी छुट्टी होती है, ये तो 11 दिसंबर को ही सामने आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो किस तरह के मुद्दे इन चुनावों में छाए रहे, इसकी एक झलक आपने देखी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो जनता से जुड़े हुए कोर मुद्दे हैं, उनके नाम पर इस बार वोटर्स ने वोट किया है या फिर मजहबी मुद्दों को तरजीह दी है, यह बहुत बड़ा सवाल है। तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन राधिका खेड़ा मौजूद हैं, रोहित चहल हमारे साथ मौजूद हैं आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, यासिर जिलानी साहब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरएसएस का संघ का पक्ष रखेंगे। सुनील साजन हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। डॉक्टर एचएस रावत हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, क्योंकि बजरंग बली का जमकर जिक्र किया है योगी आदित्यनाथ ने। कितना सही कितना गलत, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और 75%, 75% बंपर वोटिंग हुई है मध्य प्रदेश में। यह क्या बता रही है, यह क्या जताती है? सुरेंद्र दुबे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दशकों का अनुभव है जर्नलिज्म का, पत्रकारिता का, वो हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, अपनी राय रखेंगे। लेकिन आज शुरुआत रावत साहब आपसे करना चाहूंगा। जी समीर भाई जी, बजरंग बली, हनुमान जी दलित थे, पता था अब तक आपको? नहीं, दलित तो नहीं थे, वो एक राजा के पुत्र थे, पवन पुत्र थे, अंजलि के पुत्र थे। लेकिन जब नेता कोई भाषण देता है ना, तो कितनी बार स्लिप ऑफ टंग होती है। नहीं, वो अपने नहीं था, भाषण के जोश में कुछ भी बोल जाते हैं। नहीं, अलवर में बाकायदा वो इलाका जो कि दलित बहुल इलाका है, वहां जाकर योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी को दलित बताया है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताया उनके ज्ञान पर, क्योंकि वो महंत भी रहे हैं। तो शक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, कितना सही है कितना गलत है, ये आप बताइए। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वो महंत हैं या कोई बहुत बड़ा कोई महामंडलेश्वर है या कोई बहुत बड़ा शंकराचार्य, गलती उससे नहीं हो सकती। टू एज ह्यूमन, गलती मनुष्य ही होती है। कई बार आदमी ऐसा होता है कि जब भाव में बोल रहा होता है तो उनके मुंह से निकल जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं वो दलित थे, वो क्षत्रिय थे एक्चुअल में देखा जाए तो। क्षत्रिय थे, बिल्कुल क्षत्रिय थे। और उनके पिता राजा थे, क्योंकि उनकी माँ बहुत बड़ी ज्ञानी थी। और जब माता पिता अगर राजा होंगे तो मुझे तो अभी कभी इतिहास लगता नहीं कहीं पर कि कोई दलित इस तरह के कोई राजा हुआ होगा, या कोई दलित इतना बड़ा 10 विद्याओं का जानकार होगा, या हनुमान जी इतने बड़े उस समय रावण के साथ उन्होंने अध्ययन किया गुरुकुल के अंदर। तो मुझे लगता नहीं है कि अगर रामायण की अगर इतिहास देखा जाए, रामायण को अगर हम पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, तो वहां कोई इस प्रकार का जिक्र नहीं आता। वाल्मीकि का जरूर जिक्र आता है और वहां पर सबरी का भी जिक्र आता है, ये सब जिक्र तो आते हैं, लेकिन मैंने तो नहीं सुना इस तरह से। ठीक है रोहित, क्या मजबूरी है? धर्म की भी गलत तस्वीर पेश की जा रही है क्या? देखिए समीर, वोट बैंक के चक्कर में समीर जी, जिस तरीके से योगी जी ने बहुत बिल्कुल उसको डिफाइन किया, जिस तरीके से कि अली और बजरंग बली की जो आप चला रहे हैं, देखिए ये एक शुरुआत किसने की? मैं तो उस पर आया नहीं था, मैं तो अभी ये बजरंग बली दलित थे उसी पर। मैं देखिए, आपको समझना पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ जी ने जो बोला, जिस तरीके से कमलनाथ जी का बयान आया कि 90% हमें वोट चाहिए मुसलमानों के, मुसलमानों को रिझाने के लिए कांग्रेस लगातार कोशिशें करती रही है। मैं एक ही बात कहूंगा, ये किसने कहा कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं? राहुल गांधी ने कहा। ये किसने कहा कि मुसलमानों का पहला अधिकार है देश के रिसोर्सेज पे? ये मनमोहन सिंह जी ने कहा। तो इसलिए आपने बजरंग बली को दलित बता दिया। देखिए इस तरीके, देखिए महत्वपूर्ण विषय यहां पर यह है कि कांग्रेस पार्टी जो है लगातार देश को और सिर्फ वोट बैंक की खातिर एक तबके को खुश करने में लगी रहती है, उसको रिझाने में लगी रहती है। भाई रोहित, ये बताइए ना कि योगी आदित्यनाथ किस तबके को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? हनुमान जी को दलित बताकर उन्होंने बात करी, दलित बहुल इलाके में गए तो हनुमान जी को दलित बता दिया, जिसका ना कोई और ना कोई छोर, कुछ भी कह देंगे क्या? हनुमान जी जो भक्त थे वो राम जी के थे, और राम जी के अस्तित्व पे सवाल किसने उठाया? वो कांग्रेस पार्टी ने उठाया। भगवा आतंकवाद किसने कहा? कांग्रेस पार्टी ने कहा। हिंदू पाकिस्तान किसने कहा? कांग्रेस पार्टी ने कहा। जो पाकिस्तान में जाकर देखिए, सुनिए, और ये इतना ही नहीं, अमेरिका तक में जाकर राहुल गांधी जी क्या कहते हैं कि हिंदू ज्यादा खतरनाक है,
इस्लामिक आतंकवाद से। तो देखिए, ये तो कांग्रेस हमेशा से, कांग्रेस का जो असली चेहरा है वो जनता के सामने आ रहा है। तो उन्होंने यही तो बात करी कि जो राम, देखिए राम जो है इस देश में बसते हैं और हर व्यक्ति राम को मानता है। तो उन्होंने गलत क्या कहा? रावण जो है, जो रावण रूपी है, जो मंदिर को भी बनना नहीं देना चाहते देश के अंदर, और उसका विरोध लगातार मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि दलित क्यों बताया हनुमान जी को? पवन पुत्र जिनको हम जानते हैं, पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली, वो दलित कब से हो गए? सुनील साजन, पता था ये आपको? समीर जी, हाँ समीर भाई, नहीं, मैं केवल ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने हनुमान जी को दलित बताया है, मैं इन्हीं को नहीं मानता हूं कि ये संत हैं या साधु हैं या महात्मा हैं, क्योंकि कोई साधु संत महात्मा इस तरीके की बात भगवान को लेकर के नहीं कर सकता। क्योंकि ये लोग कौन हैं, इस किस सोच के लोग हैं? ये वही लोग हैं जो बांटो और राज करो। कभी ये बांटते हैं कब्रिस्तान शमशान में, कभी ये बांटते हैं सवर्ण और दलित में, भगवान राम के ठेकेदार बनते हैं, हनुमान जी को दलित बता देते हैं। ये कहां के ज्ञानी पुरुष हैं? एक तो मैं मानता हूं ऐसे लोगों को, हमारे गांव में एक कहावत है, मैं वो नहीं कहूंगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो बात कहनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन अभी पक्ष रख रहे थे वो, उन्होंने अभी कहा, धर्मगुरु बैठे, इन्होंने कहा कि कोई दलित इतना विद्वान कैसे हो सकता है। मैं कह रहा हूं आप बताइए, बाबा भीमराव अंबेडकर से ज्यादा अगर कोई बुद्धिमान अगर आपको नजर आता हो तो बता दीजिए। आज भी ये जो सामंतवादी सोच है, आज भी जो ये मनवादी सोच है कि ये दलित और पिछड़े कभी समझदार हो ही नहीं सकते, ये आज भी ये बोल रहे हैं। या तो योगी जी माफी मांगे कि हमने हनुमान जी के बारे में गलत कहा, और ये धर्मगुरु बैठे हैं रावत साहब, ये माफी मांगे कि हमसे गलती हो गई, हमने कह दिया कि दलित बुद्धिमान नहीं हो सकता। ये कौन सी सोच है कि दलित और पिछड़ा बुद्धिमान नहीं हो सकता? आप ख्याल से निकलिए, इस ख्याल से निकलिए। और देखिए, इस देश में बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, आप देखिए, बड़े बड़े वकील हैं, साइंटिस्ट हैं, ये दलित और पिछड़ी जात से आए हैं। आप जात के आधार पर बौद्धिकता बांटना चाहते हैं? आप देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? आप तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, राधिका ये बताइए कि ये जिस जगह पर योगी आदित्यनाथ खड़े होकर ये भाषण दे रहे हैं, बजरंग बली और अली में बांटने की कोशिश की जा रही है। आपकी पार्टी को अली की पार्टी बता रहे हैं, खुद की पार्टी को बजरंग बली की पार्टी बता रहे हैं। लेकिन एक बात अगर आप गौर करें कि जब वो बयान अपना खत्म करते हैं तो तालियां जमकर मिल रही हैं उनको, यानी किसी ना किसी वोट बैंक को तो साध रहे हैं ना वो इन बयानों से। देखिए, वोट बैंक के बात पे तो बाद में जाएंगे, लेकिन समीर जी, मैं आपको एक बात बोलूं, बहुत दुख के साथ मैं शब्द इस्तेमाल कर रही हूं कि आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल अनपढ़ गवार की तरह ये बात बोली है। और ये क्यों बोली है ये भी मैं आपको बताती हूँ। हिंदू धर्म की बात करते हैं, वो तो योगी रहे हैं कहूंगी, क्योंकि अब योगी नहीं है, और पता नहीं रहे हैं भी कि नहीं, इस बात से इन्होंने आज प्रमाण दे दिया है। हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, हर हिंदू का बच्चा, हर कोई भी हिंदू हो, उनके जो बच्चे होते हैं, सबसे पहली चीज जो हमें सिखाई जाती है जब हम छोटे होते हैं वो होती है हनुमान चालीसा। हर बच्चा हनुमान चालीसा जानता है, सबको बेजुबानी याद है, रोहित जी को भी यहाँ पे याद होगी। उसमें एक लाइन है, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जनेऊ कौन धारण करता है? जनेऊ राहुल, ये तो उनको पता ही नहीं। तो जनेऊ कौन धारण करता है? अगर वो बोल रहे हैं, ये तो मैंने इसलिए सिर्फ क्लियर किया क्योंकि उनको यही नहीं पता धर्म के बारे में कि कौन जनेऊ धारण करता है कौन नहीं करता, तो इसीलिए वो योगी थे भी या नहीं भी, उस पर भी अब बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। अब आते हैं बांटने के ऊपर। आप देखिए किस तरीके से हर चीज को ये बांट रहे हैं। आज उन्होंने हनुमान जी को बांटा, कल ये राम जी की जाति पूछेंगे, कल ये कृष्ण जी की जाति पूछेंगे। पहले तो सिर्फ एक रेप बलात्कार की पीड़िता की जाति पूछी जाती थी, उसकी जाति पूछी जाती थी जो स्कूल में पढ़ने जाना चाहता था। एक छोटा बच्चा जो खिलौना मांगता था उसको ये पीट देते थे, उसकी जाति पूछते थे। अब ये आसमान को भी बांटेंगे और जमीन को भी बांटेंगे, पूरे ब्रह्मांड को बांटेंगे। और ये नाच आप 2019 में देखेंगे किस तरीके से जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे ये भाजपा सरकार जो अभी है, जो बहुत जल्दी जाएगी, क्या नंगा नाच करेगी। क्योंकि इनके पास पूरे 4.5 साल में समीर जी, और 15 साल मध्य प्रदेश और 15 साल छत्तीसगढ़, वहां पे दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पे गोलियां हैं जो मंदसौर के किसान सारे बयानों का आधार जो है वो आपकी पार्टी के सीनियर नेता कमलनाथ के बयान को बनाया गया है
जिसमें वो मुसलमानों से कहते आ रहे हैं कि भाई 90% वोट हमें डालो। समीर जी, आप ही के शो पे थोड़े दिन पहले की बात है, हमने इसी के ऊपर चर्चा करी थी। हाँ। कमलनाथ जी के बयान के ऊपर आते हैं। कमलनाथ जी ने क्या कहा कि पिछली बार जो वोट्स है, जो जहां पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, मुस्लिम डोमिनेटेड बूथ है, वहां पे सिर्फ 40%, 45% वोटिंग हुई है और ये हमें देखना पड़ेगा। मेरी आपसे विनती है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि क्यों कम हुआ। क्या कोई भी जो वोट मांगता है, रोहित भाई आप भी वोट मांगेंगे और सब वोट मांगते हैं और हाथ जोड़ के बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता को कि ज्यादा से ज्यादा के अपना वोट दीजिए। क्यों आज नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने बोला नहीं, बाहर आइए वोट दीजिए, आप वोट नहीं देंगे तो डेमोक्रेसी कैसे मजबूत होगी। तो अगर हम चाह रहे हैं कि 90% आए वोट करें तो क्या गलत है, उनको सशक्त करें, उनकी आवाज सशक्त करें। ठीक है, यासिर जिलानी हमारे साथ हैं। यासिर, ये बताइए कि अगर कमलनाथ ने यह कह दिया कि 90% मुसलमान वोट डालें, तो आप लोग अपने सारे भाषणों के जरिए इस देश को हजरत अली और बजरंग बली में बांट देंगे क्या? यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मुझे लगता है ईमानदारी से मिलना चाहिए। देखिए मैं बिल्कुल ईमानदारी से दूंगा, और खास करके मैंने जो आपने ये सवाल किया है, क्योंकि बजरंग बली भी इस पूरे सृष्टि के बहुत बड़े एक पुरोधा हैं, भगवान राम के दूत हैं, और हजरत अली हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे नजदीक जो हमारे धार्मिक अगर उस पे देखा जाए तो सेकंड नंबर पे रहने वाले हैं और लोग इनको जानते हैं। मैं इस पे बिल्कुल टिप्पणी करने के मैं नहीं कर सकता, ना मेरी कोई हैसियत है। एक चीज मैं यही तो बात है ना, कोई भी समझदार आदमी ऐसे मुद्दों पर टिप्पणी करने से बचेगा। यही तो मैं कह रहा हूं। फिर अली और बजरंग बली जिसकी पूरा देश पूरी दुनिया इज्जत करती है, आपकी उसके नाम पर लोगों को बांटा क्यों जा रहा है? जी नहीं, देखिए मैं इस पे बिल्कुल इस खास करके इस पर्टिकुलर अल्फाज और वर्ड पे मुझे अलग कर लीजिए। मैं इस पे किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, क्योंकि मैं दोनों लोगों की बेहद इज्जत करता हूं और दोनों का इस हिंदुस्तान के अंदर एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। लोग मानने वाले हैं, सनातन धर्म के हैं, पूरे देश में, पूरे दुनिया बिल्कुल करता है। लेकिन मैं आपको राधिका, हमारी जो बहन है, जज्बात में आके जो बातें कर रही थी कि कमलनाथ जी का इन्होंने बताया नहीं, कमलनाथ की बात छोड़ दी, ये तो बहुत बड़े लीडर हैं जिन्होंने 2 बार इस तरह के वीडियो आए सामने। अभी इनकी एक और विधानसभा की प्रत्याशी हैं, मुस्लिम कैंडिडेट हैं, वो क्या कह रही थी, साम दाम दंड भेद मार दो किसी को। तो ये जो कल्चर है सर फोड़ दो, कांग्रेस का कल्चर है। कांग्रेस के अल्फाज से सर फोड़ दो कि उन्माद मिलनी चाहिए किसी भी तरह बातें। जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, सफिया तो नाम है, ये कांग्रेस अगर सीख दे रही है तो इस पे सफिया खान, बिल्कुल मैं नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, आपने याद दिलाया, थैंक यू सो मच। मैं अपनी बहन राधिका से पूछना चाहूंगा, क्या राहुल गांधी इस पे सफाई देंगे? वो राजस्थान में किस तरह का चुनाव कराना चाहते हैं? बार बार उनके नेता जिस तरीके की ध्रुवीकरण करने की बात कर रहे हैं, जिस तरह की उन्माद फैलाने की बात आ रही है, जिस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है, ये कौन सी डेमोक्रेसी की बात कांग्रेस कर रही है? कांग्रेस ने देखिए हमेशा से जब किसी तरह का भी चुनाव भारत में आता है तो उसकी एक टीम इसी तरीके से काम करती है। आपने पहले भी देखा, यही तो बात है ना, ब्राह्मण को लेकर यही तो बात है कि आपने मुद्दा में का किस तरह का बयान आया, आपने देखिए ये सीरीज है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन तमाम जगहों के लोगों को बजरंग बली और हजरत अली के नाम पर बांटने की जो कोशिश हुई, उस पर रिएक्शन नहीं मिल रहा ना, उस पर फटकार भी नहीं मिल रही ऐसे नेताओं को। बड़े ताज्जुब की बात तो यह कि फटकार भी नहीं मिल रही आला नेतृत्व से कि ये आप गलत कर रहे हैं। लेकिन खुदा के वास्ते कोई इलेक्शन जीतने के लिए इस देश को 2 धड़ों में बांटिए ना, हिंदू मुसलमान मत कीजिए, ये कोई नहीं समझा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है सुरेंद्र दुबे साहब। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या असल जो मुद्दे हैं, जो हमारे वोटर्स के कोर मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, डेवलपमेंट है, इनको छोड़कर क्या वाकई जनता, क्या वाकई वोटर ये अली और बजरंग बली के नाम पर बांटने वाले मुद्दों को सामने रखकर वोट दे सकते हैं? क्या वोटिंग हो सकती है क्या इन मुद्दों पर? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए मैं एक बताऊं, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, जब से ये पता चला है, घोषणा हुई है नेपथ्य से कि साहब बजरंग बली दलित थे, तो मैं हनुमान जी का भक्त हूं और रोज ही पूजा करता हूं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा।
तो मैं तो अवाक रह गया, क्योंकि जो भगवान होता है उसकी कोई जाति नहीं होती, और धर्म ये कहता है कि जो ईश्वर को प्राप्त हो जाता है वो जाति धर्म सारे बंधन से ऊपर हो जाता है, और इसीलिए हम उसको ईश्वर मान के पूजा करते हैं। अभी आपने बात की ये होता क्यों, देखिए ये बौखलाहट है दोनों तरफ। एक तरफ बौखलाहट है कि कहीं सत्ता चली ना जाए, और एक तरफ बौखलाहट है कि किसी न किसी तरह हमें सत्ता मिल जाए। तो इन दोनों पक्षों को लगता है कि शायद हम अपनी पॉजिटिव बात कह करके, विकास की बात कह करके, कुछ मुद्दे उठा करके जो इस समाज के लिए जरूरी हैं, जिसमें बेरोजगारी भी है, महिला उत्पीड़न भी है, गरीबों को मकान मिले, गरीबों को एक कानून व्यवस्था अच्छी स्थिति मिले, इनको लगता है कि शायद पब्लिक ये नहीं समझती है। हालांकि पब्लिक बहुत होशियार है, जब इस ढंग के बयान आते तो पब्लिक बहुत मुस्कुराती है। और आप टीवी से हट के बाहर बात करिए, अभी आप रोड पर शो करिए जा करके, आपको जवाब मिलेगा पब्लिक क्या कहती है इस तरह की बातों में। तो मुझे लगता है इस तरह की बातों को कहकर हमें राजनीति के स्तर को नहीं गिराना चाहिए, और अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे हैं तो खामियाजा भी यही भुगतेंगी, क्योंकि राजनीति उन्हें करनी। अब जब हम यहां तक आ गए तो कल बताएंगे कि रामचंद्र जी ठाकुर थे, तो अब हम ये सोचेंगे कि हम ब्राह्मण, हम ठाकुर तो कैसे इनकी पूजा करें, और ठाकुर थे तो फिर ये बताएंगे कि मैं भी ठाकुर हूं इसलिए इनका मंदिर बनवाऊंगा, और नहीं बनवा रहे हैं इसलिए नहीं बता रहे। इसलिए इस तरह की बिला वजह की बातों को इधर उधर करने के बजाय साफ सुथरी राजनीति की बात की जानी चाहिए। क्या मुद्दा है, क्या आपने वादा किए, अभी ढेर सारे वादे हो गए, पिछली तो सरकार के जो वादे हुए विकास के मुद्दों को उठाकर वोट नहीं हासिल होते। वोट ऐसे ही मुद्दों को जब उठाया जाता है तभी हासिल होते हैं, तालियां तभी मिलती हैं। और देखिए योगी आदित्यनाथ का बयान ये गवाह है, जैसे ही वो अपना बयान खत्म कर रहे हैं तालियां बज रही हैं। देखिए तो कुछ लोग तो होंगे ना जिनको पसंद आता है ये सब। ये देन किसकी है, ये देन किसकी, ये देन इन्हीं पॉलिटिशियंस की। ये नहीं चाहते कि जनता जो है सही मुद्दों पर जाए, सही बातों पर डिस्कशन करे। वो आप ठीक कह रहे हैं, अभी इससे भी गंदी बात कह देंगे कि अन्न भगवान के बारे में, तो इससे ज्यादा तालियां बजाने वाले होंगे, क्योंकि जो तालियां बजाने गए हैं उनके वो रोल मॉडल है, उनको देखते हैं, अच्छा ये कहा ताली बजाओ। ये किसकी देन है भाई? पॉलिटिशियंस का काम समाज को एक दिशा देना भी है ना, कुछ नॉर्म्स तय करना भी है। क्या हम राजनीति के लिए, चुनाव जीतने के लिए, इस देश की जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी एकता है, हमारा जो पढ़ा लिखा युवा है, उसको हम ये संदेश दे रहे हैं कि हम तुम्हारी नौकरी की बात नहीं करेंगे, हम बताएंगे कि अली क्या थे और बली क्या थे। अरे जो अली के मानने वाले अली को मान रहे हैं, जो बली को मानने वाले वो कोई इनसे पूछ के थोड़ी मान रहे हैं। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से पूछते हैं लोग कि बताइए हम किस मंदिर में जाए? ठीक बात है। तो बचपन से जिस घर में आदमी पैदा होता है, इलेक्शंस की अगर हम खास श्रद्धा बनी होती है, जहां पर 75% वोटिंग हुई है, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस बार कांग्रेस से कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जबरदस्त टक्कर दे रही है कांग्रेस पार्टी। इस वजह से क्या इन सारे बयानों पर आना पड़ा है? क्या मजबूरी है ये भी क्या आपके नेताओं की कहीं ना कहीं, जिसके चलते ये पोलराइजेशन वाला मामला जो है वो जनता तक पहुंचाना पड़ा है और जनता को बांटना पड़ रहा है? समीर जी बिल्कुल आपने टक्कर जरूर कहा, टक्कर हमसे नहीं है कांग्रेस पार्टी की, टक्कर इनकी इंटरनल है। दिग्विजय सिंह जी की ज्योतिरादित्य जी से, कमलनाथ जी से है, वही स्थिति राजस्थान में है। तो देखिए टक्कर तो इनकी अपनी आपस में है, एक बात। दूसरी बात रही काम की, तो देखिए मध्य प्रदेश की जहां तक बात कहें तो जीडीपी के अंदर 5 गुना की वृद्धि हुई है, 6 गुना। ये सारी बातें योगी आदित्यनाथ को नहीं बताते आप। देखिए मेरी बात तो सुनिए। देखिए महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर मैं अभी दोनों को सुन रहा था, सज्जन जी को भी सुन रहा था, राधिका जी को भी सुन रहा था। पहले तो मैं सज्जन जी की बात का जवाब दूं। सज्जन जी ने कहा कि शमशान और उसके अंदर क्यों बातें करते हैं। अरे सर, आप बात कब्रिस्तान को अगर आप बाउंड्री बनवा रहे थे तो शमशान की बनवा देते। अगर आप मुजफ्फरनगर के अंदर आर्मी लगाने के आज अयोध्या में बातें कर रहे हैं आप, तो मुजफ्फरनगर में जब हिंदुओं के हमले हो रहे थे तब भी आपको लगा देनी चाहिए थी। जब आप हनुमान जी और राम जी की बातें कर रहे हैं तो निहत्थे कार सेवकों को गोलियां आप लोगों ने चलवाई थी, वो सबने देखा था। हजारों कार सेवकों को जिस तरीके से आपने कत्लेआम किया था। एक बात, हज हाउस किसने बनवाए वो सबने देखा, करोड़ों रुपए के। अरे कभी सर कैलाश मानसरोवर के लिए भी या किसी और तीर्थ के लिए भी याद कर लेते। एक बात। दूसरा, राधिका जी मेरी जो बहन बैठी है यहां पर, जिस तरीके से बातें कर रही थी, जाति पे बांट दिया, धर्म पे बांट दिया। अरे मैडम,
अभी कुछ दिन पहले ही आपके जो सीपी जोशी जी, उनका बयान कितना शर्मनाक था। माफी मांगनी पड़ी ना उनको। यही मैं कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं। रोहित मैं इसी पे आ रहा हूं, रोहित मैं इसी पर आ रहा हूं। उसको, उस मुद्दे को भी हमने उठाया था। माफी मंगवाइए, फिर आप माफी मंगवाइए। अरे आपको माफी नहीं है, यहाँ पर तो कोई माफी भी नहीं मांग रहा। दिक्कत तो यही है। रोहित बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही। सीपी जोशी, सुनिए सीपी जोशी, सीपी जोशी, एक मिनट रोहित, सुनने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। रोहित सुन लीजिए, सीपी जोशी का जो बयान था वो घोर जातिवादी बयान था, उस पर गलत बयान था राहुल गांधी जी ने। लेकिन तरीके से कम माफी तो मंगवाई गई ना वहां पर। पिताजी के बारे में, मोदी जी के पिताजी के बारे में बोला, उस पर कांग्रेस ने माफी मांगी क्या? अरे मणिशंकर अय्यर जी हम नीच कहते हैं, उसको रेड कारपेट देखकर कांग्रेस पुरानी बातें छोड़ दीजिए, आज की बात कीजिए। आज की बात, अरे आप क्या बात कर रहे हैं? जब अभी चुनावों के बयान है सारे के सारे। आप अगर चुनावों की बात करें तो नीचता पे कौन उतरा है ये देश ने देखा है। किसकी माँ के पिताजी के बारे में हम भी बातें कर सकते हैं, माँ और पिताजी के बारे में इतिहास में जा सकते हैं, कौन कहां पैदा हुआ और कौन कहां पर किसका क्या बैकग्राउंड है, हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम सम्मान करते हैं। लेकिन मिर्ची लगी है, दर्द होगा क्योंकि सच कड़वा होता है। थोड़ा सा अलग है। पोलराइजेशन वाले बयान जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से उतने नहीं आए, लेकिन सीपी जोशी का एक जातिवादी बयान जरूर आया। सुनिए मेरी बात, हिंदू मुस्लिम में बांटने वाली जो बात सीधे सीधे की जा रही है कि ये अली की पार्टी, ये बजरंग बली की पार्टी, ऐसा यहां पर तो नजर नहीं आया। लेकिन राधिका जो बात रोहित ने उठाई कि नीच बयानों का सिलसिला जो है वो आपकी पार्टी के पिताजी के बारे में कुछ छोड़ा नहीं। मोदी का बाप कौन है ये तक पूछने में गुरेज नहीं की गई और उनसे माफी भी नहीं पूछा। राजीव जी के पिताजी कौन थे, उनसे माफी भी नहीं मंगवाई। ठीक है, अब हमने सोनिया गांधी जी माता के पिताजी के बारे में नहीं पूछा। बिल्कुल, मैं जवाब दे देती हूँ। किस तरीके से राजनीति के में भाषा का स्तर गिरा, याद दिलाती हूँ 2002 में नरेंद्र मोदी जी का भाषण था, जब उन्होंने बोला था कि किस तरीके से खूनी ये वो मौत का सौदागर सोनिया जी ने बोला था, याद कीजिए। रोहित भाई पढ़ के आते तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मौत का सौदागर किसने कहा था? 1984 खून की दलाली कहा था, अपनी पढ़ाई खून की दलाली किसने कहा था? मौत का सौदागर किसने कहा था? दुरुस्त करके आइए, अंधभक्ति का पर्दा आंखों से हटाइए। ये सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने डाला था। गूगल का इस्तेमाल करिए, 2002 में मोदी जी के शब्द थे, उसका जवाब सिर्फ सोनिया जी ने दिया था। अनपढ़ों जैसे योगी जी ने बात करी, आप भी मत करिए। कब तक आप ऐसे बातचीत रहेंगे? कब तक देश को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर आप बात करेंगे? ठीक है रोहित हो गया। अब राधिका बोलिए। इन्होंने कहा 2002 का, मैंने याद दिला दिया, गूगल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आज की बात कीजिए ना। मैं रोहित राधिका आप दोनों से कह रहा हूं, आज की बात कीजिए। इसका भी इंतजाम आज अभी इन तीन राज्यों में खास तौर पर जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, आज उसकी बात वो भी क्लियर करते हैं। किस तरीके से ये बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी की मां के ऊपर टिप्पणी करी, क्या बोला, ये भूल जाते हैं जब नरेंद्र मोदी जी ने सोनिया गांधी जी को जर्सी काऊ कहा था। ये भूल जाते हैं जब एक लीडर की पत्नी को उन्होंने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये भूल जाते हैं जब उन्होंने मीडिया की एक लड़की को कहा था बाजारू औरत। बाजारू औरत एक मीडिया की लड़की को कहा था। किसने कहा था जरा बता दीजिए? तंचमाल किसने कहा था? अरे आप कैसे भूल जाते हैं? मदेना से लेके एनडीटीवी से लेके सबको। रोहित मिर्ची किसको मिर्ची लगी चैनल के माध्यम से दिख रहा है। हमने इतनी हिम्मत नहीं समझी कि राहुल जी ने तब भी मणिशंकर अय्यर जी को पार्टी से सस्पेंड किया और आज भी सीपी जोशी जी को फटकार लगाई और उनको बोला माफी मांगी और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में कहा। चप्पल मारने की बातें करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ऐसा कर पाएंगे? क्या वो योगी जी से सवाल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। चप्पल मारिए बिच्छू है। अरे आप कहते हैं, अरे इमरान मसूद इनके विधायक क्या कहते हैं? बोटी कर देनी चाहिए। वो पहले की बात, फिर आप पहले की बात कैसे कह सकते हैं? 2002 की यादें दिला रही है। फिर आप 2002 की बात जाएंगी तो गोधरा भी याद आएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 18,000 बच्चे नवजात शिशु क्यों मर गए? हिंदुओं को जलाया था। जवाब पूछिए, आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। किसान करने वाली मेरी बहन जो आप बैठी है। ठीक है रोहित राधिका, सुनील साजन एक पॉइंट। ठीक है रोहित हो गया। सुनील साजन, इस तरह के मुद्दों को लाने की जरूरत कब पड़ती है? आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप भी एमपी में चुनाव लड़ रहे हैं, इस तरह के मुद्दों को लाने की जरूरत कब पड़ती है? जब आप कहें कि फलाना अली की पार्टी, हम बजरंग बली की पार्टी, और तो और ऐसा लग रहा है जैसे बजरंग बली हनुमान जी ना होकर कोई एक उम्मीदवार हो गए हो।
कहा यह जा रहा है नहीं 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 नहीं, वो तो हमारी पार्टी में ही आएंगे, वो कांग्रेस में कैसे जा सकते हैं, यह भी एक बयान है। देखिए समीर भाई, जिसके डीएनए में ही बंटवारा करने वाली नीति हो, उससे आप किस तरीके की उम्मीद कर सकते हैं? और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों से हम अच्छी उम्मीद करें कि इनकी भाषा अच्छी होगी पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, तो ये अपने आप में बेईमानी है। हाँ, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ को सुनने के बाद ये जरूर लगा कि ये किसी भगवान को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। ये देखिए, कोई अगर भगवा कपड़ा पहन के बैठ जाए या भगवा कपड़ा पहनना शुरू कर दे, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो संत हो गया, महात्मा हो गया। जिसके डीएनए में जो है वो वही रहेगा। आप उसको मंदिर बिठा दो, मस्जिद में बिठा दो, कहीं बिठा दो, वो बदलने वाला नहीं। ये जात के नाम पर, धर्म के नाम पर ये नफरत के सौदागर हैं, और नफरत के सौदागर लोग हमेशा नफरत की बात करेंगे। मैं कह रहा हूं, ये बताइए, मारी थी तो आप समीर भाई केवल एक बात पूछना चाहता हूं। क्या दलील है? मैं कह रहा हूं ये लोग इस बात के लिए माफी मांगेंगे कि नहीं? अभी रावत जी ने कहा कि दलित बुद्धिमान नहीं हो सकता, पिछड़ा बुद्धिमान नहीं हो सकता। आपको ये बुद्धिमान की पैमाना कहां से लेकर के आ गए, और कौन लोग बुद्धिमान वो अली के लोग हैं, हमें अली का समर्थन नहीं चाहिए, हमें बजरंग बली हमारे साथ है। मानसरोवर का आपने, और आप सबका साथ सबका विकास की बात अब किस मुंह से करेंगे भाई? को याद नहीं है। तो बड़ा सवाल यही है कि जो जनता से जुड़े हुए कोर इश्यूज हैं, उनके नाम पर वोटिंग हो रही है, या फिर वाकई धर्म के आधार पर मजहबी सियासत और मजहब के नाम पर लोगों को जो बांटने की कोशिश हमारे नेता कर रहे हैं, वो चाहे जिस भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, उसके आधार पर इस बार वोटिंग होगी। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन रोहित, खासतौर पर अगर हम मध्य प्रदेश की ही बात करें, यहां पर जो किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उठाया, वादा किया, बिल्कुल, क्या आपको लगता है कि उसका असर आज जरूर वोटिंग पर नजर आया होगा? उस बात को मद्देनजर रखते हुए वोटिंग हुई होगी, क्योंकि एक आंकड़ा मैं आपको दे दूं, पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार जो एमपी की जितनी भी मंडियां हैं, वहां आजकल धान आने का वक्त है और 80% से भी कम आवक हुई है। किसान रोक कर बैठा है, अपनी फसल को मंडी में नहीं ले जा रहा है, क्योंकि उसको पता है, ये भी इस बात के आसार हैं कि हो सकता है सरकार बदल जाए और कर्ज माफी वाली जो स्कीम है वो अमल में आ जाए, तो हमें फायदा हो जाएगा। समीर जी, बहुत अच्छी बात है। जो झूठ कह लीजिए या फिर सपने, झूठे सपने दिखाने की बात कर लीजिए, तो राहुल गांधी जी वहां पर जाके किसानों को दिखा रहे हैं। कर्नाटका में कितना कर्ज माफ हुआ है, पंजाब में एक बात, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी, मैंने पढ़ा हुआ है, आप अच्छे से पढ़िए। आज शिवराज, आप लोग 4.5 साल में देश की जनता को झूठ बोल रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के किसानों ने साबित कर दिया। चिल्लाने से नहीं छपेगा, बोल रहे होते ना चिल्लाने से नहीं, तो किसान अपना धान भी रोक के बैठते हैं। चिल्लाने से सुनिए, मेरे देखिए, मैं बता देता हूँ आपको, राधिका जी थोड़ा सुनिए, धैर्य रखिए। जब आप नहीं सुन सकते तो राधिका जी, आप झूठ बोलेंगे। ठीक है, खुद सुनना सीखिए पहले। देखिए जिस तरीके से पूरी अगर आप देखे जाए तो कृषि में जो वृद्धि हुई है, एक हमें जो पुरस्कार दिया गया वो इन्हीं की कांग्रेस सरकार ने, कृषि कर्मण पुरस्कार, वो किसने दिया? वो कांग्रेस की सरकार ने दिया 2013 के अंदर। हमने कोई काम नहीं किया, हम कहते हैं सारा काम कांग्रेस सरकार ने किया। धान का उत्पादन जो था 7 गुना बढ़ोतरी हुई है, गेहूं के उत्पादन में 3.4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। आप सोयाबीन के उत्पादन की बात करें तो उसमें बढ़ोतरी हुई है लगातार। अभी किसानों में जो वोटिंग की, हुई है, वो किन बातों को मद्देनजर, उनके लिए तो ये मुद्दा बढ़ाना कि भाई ये सरकार आएगी तो कर्ज माफी कर देगी। आपने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया कि देखिए, जो एक बात नहीं हो दिया है कि कांग्रेस जो झूठे वादे कर रही है, आप कर्नाटका, आप गूगल कर रही हैं, आप गूगल कर लीजिए। आप गूगल करने के बजाय अगर कर्नाटका और पंजाब में चली जाती तो आपको ध्यान में आ जाता कि कितना सच हुआ है। राधिका जी, 1998 मत भूलिए, किसानों के ऊपर किस तरीके से गोलियां चलवाई थी आपने, मत भूलिए। समीर जी, पता है राधिका जी, मेरी बहन जो है, उनको जो सच मैंने दिखाया, उसके आईना दिखाया, उनको बुरा लगा। एक बात, लेकिन एक और, राधिका जी सुन तो लीजिए, मेरे फैक्ट्स नहीं है, ये आप ही लोगों के जवाब दिए ठीक है, आपको फैक्ट्स दे रहा हूं, सुनिए। लेकिन और विषय सुनिए। देखिए, आज राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में जाकर मेड इन सतना, मैं बताता हूं, मेड इन जबलपुर, चित्रकूट, मंदसौर की बातें कर रहे हैं। मेड इन अमेठी में क्या बना है? एक बात इन्होंने, मैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, 2014 के चुनाव में मिर्जापुर की इन्होंने घड़ियां बनाने की बात करी थी और उन्होंने कहा था
ओबामा जी घड़ियां पहनेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल जी ने कहा, 2007 के चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव के अंदर इन्होंने कहा कि जौनपुर के अंदर वहां पर जो है यूपी के अंदर बेडशीट मिले सोएंगी होगी और ओबामा जी की जो किचन के आइटम्स है वो जो बनेंगे यूपी के, और वो ओबामा जी के किचन में और उनकी वाइफ यूज करेंगी। ये राहुल जी ने कहा। अरे आप अमेठी का बता दीजिए, अमेठी में क्या बना? छोड़ा कहा फसल बीमा योजना का पैसा खा गए किसान के सर के बीचों बीच आपने गोली मारी मंदसौर में। आपकी वजह से किसान एक मिनट याद है आपको किसानों पे गोलियां किसने चलाई थी मध्य प्रदेश में? आज देखिए एक मिनट, मैंने तो पढ़ाई करी है, मेरी तो फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने हैं। आप अमेठी में कितना मेड इन अमेठी बना है मुझे आज बता दीजिए। राधिका जी मेड इन अमेठी क्या बना है वो बता दीजिए। मेड इन अमेठी जो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में जाके कर रहे हैं, मेड इन अमेठी बता दीजिए। सरकार के या तो बता दीजिए शिवराज सिंह चौहान जी झूठ बोल रहे हैं, या आपकी व्हाट्सएप की फैक्ट्री, या आपको जिन्होंने नोट बना के दिया है। अब ये साबित करिए कौन झूठ बोल रहा है। अरे आप मेड इन अमेठी बता दीजिए क्या बना है, सपना दिखा रहे मध्य प्रदेश के लोगों को। अरे मध्य प्रदेश में जाके सपना कौन दिखा रहा है? 50,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, क्यों जैसी मध्य प्रदेश में जो ग्राउंड जीरो पर टक्कर नजर आ रही है वो इस डिबेट शो में भी टक्कर नजर आ रही है, कांटे की टक्कर यहाँ पर भी। बताइए ना, ठीक है, हो गया मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब दूसरे लोग भी बोल लें आप लोगों की इजाजत से। यासिर मुझे ये बताइए कि अगर इतना ही काम किया है तो फिर योगी आदित्यनाथ को घूम घूम कर ये क्यों बताना पड़ रहा है? अली बजरंग बली पर चलिए, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, मैं छोड़ देता हूं, मैं उनके दूसरे बयान पर आता हूं। एक भाजपा कैंडिडेट जिसके पक्ष में वो अलवर में मालाखेड़ा में सभा करने गए, उनको वो मंच पर बुलाते हैं, उनका नाम बताते हैं, कहते हैं इनका नाम है राम किशन, इनके नाम में राम भी है और कृष्ण भी है। अब आप ये दोनों का रूप है, राम का भी और कृष्ण का भी, तो वोट इनको दीजिए। इसका क्या मतलब है? क्या राम और कृष्ण नाम में जिनके होता है वो सब अच्छे लोग होते हैं? वो कोई बुराई नहीं करते, वो कोई अपराध नहीं करते? ये क्या लॉजिक क्या हुआ इस बात का? बहुत सारे लोगों के नाम में मोहम्मद भी होता है लेकिन वो भी अपराधी होते हैं, वो भी गलत काम करते हैं। ये क्या अब इस आधार पर, मतलब आप कहां ले जाएंगे? किस आधार पर पॉलिटिक्स हो रही है? इसका मतलब ये है ना कि आपके पास असल मुद्दे जो हैं उन पर कहने के लिए कुछ नहीं है। देखिए मैं एक चीज आपको साफ कर दूं कि आप लोग भूल जाते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होते हैं। यासिर माफी चाहता हूं, ऑडियो में प्रॉब्लम हो गई आपके, मैं दोबारा कनेक्ट करवाता हूं। रावत साहब इसका जवाब दीजिए। देखिए नाम में क्या रखा है? नाम तो कोई कुछ भी रख सकता है। समीर भाई, संविधान ये कहता है और चुनाव जो संहिता है उसके अनुसार भी ये कहा जाता है कि कोई भी धर्म के और जाति के नाम पर वोट तो नहीं मांग सकता। अब मान लो राम और कृष्ण को लेकर के भी अगर हम वोट मांगते हैं तो भी गलत है, और अगर हम किसी जाति धर्म के नाम पे मांगते हैं वो भी गलत है, नहीं करना चाहिए। धर्म की बात जहां आ जाती है वहां पर कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण तो होता ही है निश्चित तौर पर, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आदमी की भावनाएं जो होती हैं, जो मन के अंदर जाति और धर्म की जब हम बंटवारा करते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं, तो निश्चित तौर पर वोट बैंक का ध्रुवीकरण होता है। हाँ। और इसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई है, ऐसा नहीं है कि ये अभी शुरुआत हुई है। हाँ। इसकी तो कांग्रेस के समय से हो रखी है शुरुआत, क्योंकि जिस समय संविधान बना था तभी से शुरुआत हुई, जब रिजर्वेशन दिया गया उसी समय से ध्रुवीकरण हो रखा है। तो धीरे धीरे हर आदमी अपने को, अपनी पार्टी को, अपने को जिंदा रखने के लिए कि वो कोई ना कोई तो सहारा लेता ही है। अब इसमें दोनों पार्टी, तीनों पार्टी, चारों पार्टी इसमें हो सकती है, ऐसा नहीं है। M22 समीकरण उत्तर प्रदेश में चला, भाई मुसलमान और यादवों की वोट होनी चाहिए, बिल्कुल। हम उसके बाद में ब्राह्मण और दलितों का समीकरण चला तो मायावती वहां पर बन गई। तो ये समीकरण है, ये चलते रहते हैं, लेकिन ये देश के हित में और प्रदेश के हित में नहीं है, इनको रोकना चाहिए। मैं यही चाहता हूं कि देश में समन्वय बना रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विकास के नाम पर अगर वोट मांगी जाती है, काम के नाम पर अगर वोट मांगी जाती है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमें अली नहीं चाहिए, हमें बजरंग बली हमारे लिए काफी हैं। क्या इस तरह के स्टेटमेंट्स जो कोर कट्टर हिंदू वोटर है उसको लुभाते हैं? सीधा सवाल। ये बिल्कुल इसका इफेक्ट आता है। लुभाते हैं, क्यों नहीं लुभाते? आप अगर आप देखेंगे जाकर के बंगाल में, देखिए जाकर के, वहां पर जाकर के किस तरह से हमारी दुर्गा पूजा रोक दी जाती है वहां पर, तो एक तरफ ध्रुवीकरण होगा ना मुसलमानों का। इस प्रकार से होता रहा है, ये ऐसा नहीं है।
जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हाल किया वहां पर, वहां सरेआम अगर वो हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, कट्टरता के साथ बोलते हैं, तो एक तरफ वोट डलता है। तो इसलिए ये रुकना चाहिए और इसका इफेक्ट तो आता है, इसमें दो राय नहीं है। जब हम अगर क्षेत्र में जाते हैं, मान लो हमें लगता है कि मुसलमानों का क्षेत्र है, तो वहां पर जाकर के हम मस्जिद में जाके मत्था टेकते हैं ना, उनसे वोट लेने के लिए बात करते हैं, दलितों की बस्तियां वहां जाते हैं ना, उनकी बात करते हैं, उनके लिए बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब नेता वोट मांगता है तो आउट ऑफ द वे जो चुनाव की जो संहिता होती है उसको कहीं ना कहीं तोड़ करके आगे बढ़ जाता है, जिसके लिए ये आचार संहिता तोड़ना। तो सुनील साजन, फायदा हो सकता है फिर इस तरह के बयानों का, इसीलिए नेता ऐसे अल्फाजों को यूज कर रहे हैं। देखिए समीर भाई, मैं ये कहूंगा क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी अद्भुत नेता हैं, जिनको 600 करोड़ लोगों ने चुना हो, वो मोदी जी हैं। वो मोदी जी जिन्होंने 120 करोड़ लोगों को आवास चाबी दे दी हो, मुझे लगता है आपको भी मिल गई होगी, भाजपा प्रवक्ता को भी मिल गई होगी, रावत साहब को भी मिल गई होगी, तो खैर मुझे तो नहीं मिली, मैं शायद 120 करोड़ के आगे का हूं। और जो गोरखनाथ महाराज जी को, कबीरदास जी को, गुरु नानक जी को एक साथ बिठा दें, ऐसे अद्भुत प्रधानमंत्री, तो उनके बारे में क्या कह सकते हैं। तो उन्हीं के शिष्य हैं योगी जी। योगी जी कुछ भी बोल सकते हैं, किसी की जात बता सकते हैं, किसी का धर्म बता सकते हैं, क्योंकि भगवा कपड़ा पहन लिया तो ये ठेकेदार हो गए, यही भगवान राम के ठेकेदार हो गए, यही हिंदुओं के ठेकेदार हो गए, जो बोल देंगे ठीक है। मैं कह रहा हूं कि रावत जी बताइए, आपने क्यों नहीं कहा कि योगी को माफी मांगनी चाहिए? आप बोलिए, योगी को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? पॉइंट यही था मेरा। और आपने अब तक माफी क्यों नहीं मांगी? आपने कहा कि दलित बुद्धिमान नहीं हो सकता। आरएसएस से जुड़े हुए लोग ये कह दें कि नहीं, हम इस पर कमेंट ही नहीं कर सकते, उस पर भी माफी नहीं मंगवाई जा रही। कहां से? यही तो एक बड़ा सवाल है। अरे कहां से नहीं आएगा? दलित की बेटी के साथ आप लोगों ने क्या किया वहां पर? आज तक माफी नहीं मांगी, आज तक आपने माफी नहीं मांगी देश से। आप लोगों ने उन्नाव के लिए माफी मांगी, आप पिछड़े को बुद्धिमान नहीं मानेंगे? बुद्धिमान का पैमाना क्या है? मापदंड मत रखिए। क्या है पैमाना बुद्धिमान का? बेटी को भूल जाए, आप फतुहा की बेटी को भूल जाए जिसका धर्म पूछते हैं, और आप ही के एमएलए और आप ही के मुख्यमंत्री रहने दीजिए रोहित जी, दोहरे मापदंड मत रखिए। उन्नाव की बेटी भी इस देश की बेटी है। जब आपने बोला, आपके मंत्री एमएलए ने बोला क्यों नहीं, आपके एमएलए बोला नहीं कि वो नीच जाति की है मुख्यमंत्री जी, उसके बारे में मत चर्चा करिए। मैंने आपसे पूछा, सेलेक्टिव नहीं है, हमने तो जो करना था हमने कानून बना दिए और जो दोषी है सजा होगी। लेकिन आप बता दीजिए, 4 पुश्तों ने क्या किया ये बता दीजिए मुझे आज आप। 4 पुश्तों ने देश में क्या काम किया? ठीक है, आपने राधिका रोहित, एक मिनट बता दीजिए। सुरेंद्र दुबे साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। दुबे जी आप बोलिए, फिर यासिर के पास मैं जाता हूं। यासिर बस 1 मिनट। दुबे जी। समीर साहब मैं ये कह रहा था कि इतने सारे विरोधाभास, गंदी भाषा, गंदे ढंग के बयानों के बावजूद मध्य प्रदेश में 75% मतदान हुआ है। डिबेट समाप्ति की ओर जा रही है। इस पर डिस्कशन कर लिया जाए कि 75% वोट आखिर क्या दर्शाते हैं। क्या सत्ता का परिवर्तन होगा या सत्ता जो है अभी वही वापसी होगी? मुझे लगता है इस पर भी कुछ बात कर ली जाए तो अच्छा रहेगा। कहा सर, बिल्कुल उस पर डिबेट होनी चाहिए। बोलिए दुबे जी। मैं ये कह रहा हूं कि जब 75% वोट हो, समीर साहब जी, हाँ 75% वोट मेरे अनुभव के हिसाब से ये बताता है कि संभवतः परिवर्तन की ओर वोटर ने वोट दिया है। लेकिन ये जरूरी नहीं, क्योंकि पिछले बार 72% पर वो जीते हैं, 72% से ज्यादा पर। बट एक ये एनालिसिस हम ये कर सकते हैं सेफली कि शायद ये वोट परिवर्तन के लिए हुआ। समीर जी, हाँ ठीक है। यासिर बोल रहे, रोहित यासिर का ऑडियो बीच में कट गया था। यासिर बताइए, ये क्या मुद्दों का दिवालियापन नहीं बताता जब आप उम्मीदवार के नाम में अगर राम और कृष्ण है तो उस आधार पर वोट मांगने लगते हैं? ये क्या जता रहा है? नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कह दूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े बाबा हैं। और मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को 2 बार हमने सुना है। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता कैसे बोल सकते हैं? इनके लिए तो एक कहावत काफी है
कि सूप तो सूप छलनी भी बोले जिसमें क्यों भगवा पहन के आप सबसे बड़े हो जाएंगे? आप हनुमान जी की जात बताने लगेंगे? काहे के साधु संत हैं, काहे के योगी हैं? अरे योगी के लिए योग्यता होनी चाहिए। भगवा पहन के कोई योगी नहीं हो जाता है। आप वही लोग हैं। भगवा पहन के कोई योगी नहीं हो जाता है। कुछ भी योगी बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए, त्याग तपस्या होनी चाहिए, इस देश से ऊपर हो गए क्या? नहीं करेगी। से ऊपर हो गए क्या? आपको मैं बता सवाल ना पूछा जाए। समीर साहब ये नहीं, सवाल ना पूछा जाए क्या? कांग्रेस वालों क्यों उन्होंने ये कैसे कह दिया? अली और बजरंगबली ने क्यों कर दी? भगवान का सवाल ना पूछा जाए क्या? और गलती न करने पे आप बहस कर रहे हैं। किसने कहा कि हमें गलत आदमी का पक्ष ले रहे हैं। पूछना भी चाहिए कांग्रेस पार्टी से सुन रहा था। अरे नहीं, इसका मैं क्या इतनी मतलब है देर यार? से सुन रहा था, मेरी बात भी सुन लीजिए। नहीं, गलत को गलत कहने की हिम्मत है या नहीं है? कांग्रेस आप कहो योगी आदित्यनाथ ने गलत बयान दिया, कांग्रेस आप बोलिए ना। सुन लीजिए पहले मेरी बात सुन आपको लीजिए। हिम्मत है तो आप बोलिए। 7-4 कुत्तों ने राज किया है देश के अंदर, 7 राज किया। क्यों नहीं कांग्रेस से प्रश्न किया जाएगा? सवाल ये है कि आप बिल्कुल किया जाएगा, लेकिन वो नहीं किया जाएगा जब योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठ रहे हो। विकास पे बात कीजिए। हम अरे विकास पे आपको जवाब देने के तैयार है। दूसरी बात, आप ब्रेक इन इंडिया मत कीजिए, सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है। आप देश को मत बांटिए जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। राधिका गुजरात वाली क्या कहते हैं? आपके जिग्नेश मेवानी जी जो है उत्तर भारतीय पे किस तरीके से हमले करवाते हैं आपके यूपी बिहार वालों पर। आप ब्रेक इन इंडिया मत कीजिए देश के साथ। चौथी बार ठीक है। राधिका देखिए, सवाल तो अरे सुन लीजिए, उठेगा। आप कांग्रेस गुजरात पार्टी में सवाल से भी नहीं खेली बच सकती। गुजरात जब में सीपी भी जोशी के बाद नरेंद्र मोदी की जब जात इनकम्बेंसी की पूछेंगे, बात कर रहे थे, आपके नेता तब उनके सरकार बाप बन का गई। नाम पूछेंगे कि उनके मध्य बाप का प्रदेश नाम में कौन सरकार जानता बन है? गई तो ये पॉलिटिक्स तो उधर से भी हो रही है ना। देखिए, मैं आपने खुद बोला सीपी जोशी जी को कैसे राहुल जी ने कहा कि माफी मांगी, और समीर साहब इनको याद अरे दिला दीजिए गुजरात एक्शन तो नहीं लिया गया ना कुछ, एक्शन तो नहीं हुआ ना उनके खिलाफ। एक कामगार कैसे प्रधानमंत्री बन गया, एक चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन गया? आपको दिक्कत इस चीज से हो रही है। एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति कैसे बन जाएगा? नामदार व्यक्ति बनना चाहिए ना। ठीक है, हालांकि एक आरटीआई डाला गया था तो उसमें जवाब नहीं मिला कि चाय बेचने का रिकॉर्ड कहां पर है, क्या है, उसको वो जानकारी सामने नहीं आ पाई। हालांकि ठीक है, और एक किसान का बेटा इनको हजम नहीं हो रहा मध्य प्रदेश में। अच्छा ठीक है, हो गया। अफसोस बोलिए है कि राधिका। ऑडियो डाउन नहीं हो सकता जी। लेकिन एक सोचने की बात है कि क्या नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, और सुनिएगा उसके बाद जवाब दीजिएगा, सुनूंगी आपका जवाब। नरेंद्र मोदी जी कुछ और कहते हैं, आदित्यनाथ जी कुछ और कहते हैं। अब आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमें सिर्फ बजरंगबली की वोट चाहिए, अली की वोट नहीं चाहिए। कुछ समय पहले, ज्यादा समय नहीं हुआ, कुछ महीने, ये तो 60 साल पे जाते हैं, मैं कुछ महीने पे जाऊंगी, वो इंसान जो आज इस राधिका राहुल गांधी की तरह 35 नहीं कहते, उन्होंने 35 पहले नहीं कहते, तो उनका मुसलमानों को concept ईद clear की बधाई है। तक नहीं वो देते थे, विकास लेकिन के- मध्य प्रदेश में विकास चुनाव के आए वो तो भारत जब ये में पहुंचे आए। इंदौर तो आप भागे भागे मुसलमान मस्जिद हिंदू, गए। मुसलमान अब आप हिंदू, बताइए मुसलमान अब हिंदू उनको कहते वोट हैं। चाहिए कि मेरी नहीं बहन चाहिए? बिल्कुल वही बातें कर रही है। कांग्रेस की ये चाल रही, कांग्रेस खुद के उर्दू नेता करके भी एक लोगों लाइन को नहीं भ्रमित चलते, करना। अब हो गया राधिका इनकी जी। हिम्मत नहीं है कि बहन जी माफी जवाब मांगे। दूं मैं। लेकिन अभी तक समीर जी बहन जी एक बात का जवाब दूं जवाब मैं। नहीं मिला कि ये भारत के 18,000 लोगों ने देखा है। बहन जी नवजात जवाब शिशु दूं की मैं। मौत हुई वाले मध्य नहीं। प्रदेश बहन जी में जवाब दूं। पिछले 5 साल में क्यों वो बहन जी हो valuation गया की वजह आपका। से मिल गए? अब सुनिए बहन जी, अगर उसका अरे जवाब बहन जी चाहे धैर्य तो रखिए। देंगे, मैं मानूंगी। बीपी हाई हो जाएगा और ये आपका, जवाब सुनिए। दे दीजिए कि बीपी हाई हो 18,000 जाएगा। बच्चों की मौत बीपी हाई हो हुई। जाएगा, मैं सुनिए। सारे जवाब बहन जी आपके मान सुनिए। लूंगी, आपके अब सारे सुन जवाब लीजिए। सर आंखों पर। देखिए इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, इन्होंने दीवार सिर्फ एक, अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर लेट हो गया बधाई देने में एक बात, आप 35 लेकिन वाला आपको ये भी जवाब तो समझना दे चाहिए राम जी का दीजिए। अस्तित्व पे किसने पढ़ाई सवाल दुरुस्त उठाया? करके आइए अरे मेरे रुकिए, भाई। नहीं दी, मैं कहता हूं अगर आपको लगता है नहीं दी तो राम जी के अस्तित्व पे किसने सवाल उठाया? राधिका आप टेंपल रन 35 कौन वाला देख रहा है? राधिका, आपको किसने कहा? राधिका, जो लोग मंदिर जाते राधिका, हैं, जो मंदिर राधिका, जाते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं। राधिका, अरे आप राधिका, बताइए एक सेकंड रोहित एक सेकंड, रोहित एक सेकंड। आप जवाब दीजिए ना। राधिका, आज आपको आप नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन मुझे ये बताइए इस देश का, एक मिनट, आज जनेऊ पहन के एक मिनट, हिंदुओं इस ने देश ताकत दिखाई है आपको का, अपनी। इस देश का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री हुआ जिसने इमाम हुसैन की मजलिस में बाकायदा जाकर शिरकत की, ये परवाह किए बगैर चुनावी मौसम में भी कि इसका क्या असर हो सकता है? मैं आपको बताइए, इसका जवाब दीजिए। आपने नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया ना साहब, मैं आपको सिंपल इस सा सवाल के पूछा लिए हूं, समीर जी। नहीं, एक मिनट। जवाब दे दें। मैं इस सवाल के लिए समीर साहब को सलाम करता हूं। पूछिए कांग्रेस से, पूछिए कांग्रेस से, यही जो तो जवाब कांग्रेस दीजिए, से राजीव, अंदर बहन जी का जवाब कांग्रेस दीजिए। का जो यही तो मैं बात बोल लबादा रही ओढ़ हूँ के कि बैठी वोट हुई बैंक के है लिए और उसका कम्युनल उन्होंने कार्ड ये कर खेलती दिया। है, अब जैसे मुसलमानों को चुनाव वोट बैंक की नजदीक तरह आते हैं, इस्तेमाल उन्होंने करते देखा हैं। कि जवाब नहीं, दीजिए। इससे तो
अली नहीं चाहिए, बजरंग बली चाहिए। अरे इतना ध्यान योगी आदित्यनाथ जी अपनी मजलिस में गया वो नहीं खा रहे होते, कब तक और कह नहीं रहे होते ये रायबरेली का जेल है, भक्त बनते वहाँ हैं, आप बात चप्पल मारने की बातें करते हैं। पानी पीजिए, वहाँ अरे पे बीपी हाई हो जाएगा बहन, दावा करते हैं हार्ट अटैक हो कि ये जाएगा आराम से रायबरेली का बहन। जेल है। मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि हमने सबका इनकाउंटर कर दिया, और मुजरिम अरे आप ही ने एनकाउंटर शेयर किया कर रहे था। हैं वीडियो में आप। कह रहे हैं अरे कि बहुत बढ़िया रायबरेली बात का कही, जेल है। कुछ सोनिया जी बात रो से रही खबर होंगी, है, आतंकवादियों का एनकाउंटर हो रहा है। अरे 700 से ज्यादा एनकाउंटर में रात को सोनिया जी को नींद नहीं आती। अरे रोहित एक साथ हो गया। एक मिनट यासिर बड़ी पीड़ा होती है। एक मिनट, अरे भाई एक मिनट, अरे 700 से एक मिनट प्लीज, आपके जिनके लिए आप रोते हैं। प्लीज चिल्लाइए नहीं। अरे भाई अच्छा ठीक है, हो गया ना, चिल्लाइए नहीं रोहित। यासिर मुझे ये बताइए ना, आपको बहुत अच्छा लगा सवाल जब इमाम हुसैन की मजलिस में शिरकत का मैंने सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी ने शिरकत की, लेकिन ये बताइए कि फिर उसी पार्टी का एक चेहरा योगी आदित्यनाथ भी तो है ना। जब हम उन पर सवाल पूछते हैं तो आप लोगों को बुरा लग जाता है, आप कहते हैं उनसे सवाल मत पूछिए, तो वो बहुत बड़े नेता हैं, वो फलाना मठ के चीफ हैं, हम क्या करें? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। नहीं, हमने जब उनके खिलाफ अनर्गल और कुतर्क बातें कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इंटेंशनली कहेंगे, तब उन्हें जवाब दिया जाता है। लेकिन आपका जो जवाब होता है, चाहे जितना भी उसका जवाब देने के लिए बैठे, जवाब देने के लिए बैठे, जनेऊधारी भाई से जवाब देने के लिए बैठे, 4 श्लोक पढ़वा दे। अरे आप अनर्गल और कुतर्क बातें कर रही है राधिका, क्योंकि देखिए सवाल सबसे पूछे जाने चाहिए। लोकतंत्र में सबसे अहम है सवाल पूछना। सवाल सबसे पूछे जाएंगे, इस देश के मुख्यमंत्री से भी पूछे जाएंगे, प्रधानमंत्री से भी पूछे जाएंगे, सवाल सबसे पूछे जाएंगे। अगर लोकतंत्र को आप लोग मजबूत देखना चाहते हैं तो सवाल सबसे पूछे जाएंगे, और जो भी नेता इस तरह के बयान देते हैं वो इस तरह के सवालों के लिए भी तैयार रहें। सुरेंद्र दुबे साहब, अब आप मुझे ये बताइए, भी दिया जाएगा, उसको खंडन भी किया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, कब होगा खंडन? कब होगा खंडन आज बपर पे खंडन कर रही है क्या? कब होगा खंडन? कौन पूछेगा सवाल? आपके स्टार प्रचारक से कौन पूछेगा सवाल? अरे आप बताइए उनके पिताजी के खंडन करिए राधिका जी, यहाँ बैठ राहुल गांधी देश से मांगे, शर्म माफी मांगे देश से, देश के प्रधानमंत्री जी से बोलिए। एक मिनट उनके माँ बाप के बारे में आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक मिनट अरे आपको तो देश माफ नहीं करेगा, निश्चिंत रहिए। आप पिछड़ी जाति के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना हुआ नहीं देख सकते हैं। ये तो आप पिछड़े व्यक्ति को बना हुआ व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं देख सकते हैं। ठीक है, चाय वाला व्यक्ति। ठीक है, रोहित और राधिका आप दोनों बोल चुके। अब आप दोनों बोल चुके। मुझे रावत साहब बस एक बात बताइए, सीपी जोशी ने घोर जातिवादी बयान दिया, उनसे माफी मंगवाई गई, वो क्या योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद माफी हम एक्सपेक्ट करें या ना करें? मुझे नहीं लगता करनी चाहिए। मैंने कहा ना कि भावों में कुछ इंटेंशनली बोला जाता है। सीपी जोशी जी ने वो इंटेंशनली बोला था उसके अंदर, और कई बार मतलब आज के दौर में हमें उम्मीद नहीं करनी, जनता उम्मीद ना करे। ठीक है, मैं समझ जो बोला है ये कोई इस तरह की, इससे कोई मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात नहीं, किसी की जाति पे किसी की उस पर उंगली उठाई उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। दलित बहुल इलाके में जाकर हनुमान जी को दलित बता देना, कहना कि ये अली वाले अलग जाएं, हनुमान जी हमारे लिए काफी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। सुरेंद्र दुबे जी कांग्रेस से भी कर लीजिए समीर, ठीक है। सुरेंद्र दुबे मतलब हमें इन बयानों की आदत डाल लेनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये कोई अहम बात नहीं है। जब चुनाव आएंगे तो नेता हमें इस तरह से बांटेंगे ही हिंदू मुसलमान में, आदत डाल लेना। आप एक चीज बताइए, नहीं आदत डाल ली जाए ना। मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, अरे पहले की बात छोड़ दीजिए, आज की बात कीजिए। इसीलिए मैंने सीपी जोशी का जिक्र किया, उनका बयान भी घोर जातिवादी था, वो भी नरेंद्र मोदी की जात पूछ रहे थे, इसीलिए उन्होंने लेकिन उन्होंने माफी मांगी। दुबे जी बताइए। अरे आप
आपने माँ के बारे में क्या बोला मोदी जी के, आपने पिताजी के बारे में क्या बोला, आपने दुबे जी के बारे में क्या बोला। दुबे जी सबकी आवाज डाउन कीजिए, सबकी आवाज डाउन कीजिए। दुबे जी, दुबे जी हो गया राधिका हो गया। दुबे जी लास्ट कमेंट, दुबे जी लास्ट कमेंट। ऐसे नहीं बोल आदत डालने इस तरह के बयानों की। चुनाव आएंगे तो हिंदू मुसलमान के नाम पर नेता बांटेंगे ही बांटेंगे। अभी आपने, हाँ देखिए पिछली बातें छोड़ दीजिए, जो अभी आपने सीपी जोशी का जिक्र किया और आदित्यनाथ जी का जिक्र किया जी। मुझे लगता है जो दौर आ गया है राजनीति के, उसमें कोई माफी नहीं मांगेगा, खंडन नहीं करेगा। महिमा मंडन का दौर चल रहा है। हर पार्टी अपने नेता का महिमा मंडन पर लगी हुई है कि चाहे वो गलत कहे या सही। नहीं, सही कहा था, गलत बात नहीं कहना चाहते, और इसीलिए शायद ये बात जो है इस स्तर तक आ गई है कि कोई खंडन नहीं करना, जबकि स्वयं हो सकता है कि बयान देने वाला बाद में सोचे, जैसे अभी राज जी कहते कि हम जो जोश में कह गए, हमें नहीं कहना चाहिए। अगर ये अनुभूति होती तो कहते कि नहीं मैंने गलत बात कही है, और नेता अगर क्षमा मांगता तो उसका बड़प्पन माना जाता है। ये ठीक है, अब बड़प्पन का दौर नहीं रहा, अब दौर ये आ गया कि जो हमने कहा है वही सही है, बाकी सब गलत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर देश को आदत डाल लेनी चाहिए कि जब चुनाव आएंगे तो नेता इस तरह की बयानबाजी करेंगे ही। जातियों में, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हमें बांटने की कोशिश की जाएगी, लेकिन असल जो बात है वो तभी सामने आएगी जब ऐसे नेताओं को वोटर्स जवाब देना शुरू करेंगे। ये सबसे अहम बात है। ये होता है या नहीं होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा, चुनाव के नतीजे बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए।